जय हिंद आप सबको। रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। अगर आपने देखी हो सो बहुत अच्छा, नहीं देखी हो तो जाके पहली चीज़ ये कीजिएगा, जाके कश्मीर फाइल्स देख के आइएगा। 32 सालों के बाद पूरे विश्व को एक्चुअल में ट्रुथ बताया गया कि कश्मीर जेनोसाइड क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से मार मार कर भगाया गया था। एंड 32 सालों के बाद जब हमें एक्चुअल में सच पता चला तो ये मूवी ने हमको झंझोड़ के रख दिया है, अंदर से हिला कर रख दिया है। सो इसी मूवी के ऊपर एंड कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स हुई थी, कौन कौन से किस तरीके से ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी, उसके ऊपर मैं ये एक रिपोर्ट लेके आना चाहता हूँ। सो बिफोर गोइंग इन टू ऑल सच थिंग्स, मैं आपको कश्मीर का मीनिंग बता देता हूँ कि कश्मीर का नेम कहाँ से आया। ऐसा माना जाता है, जब आप इतिहास के अंदर जाओगे, कि ऋषि कश्यप यहाँ आए थे एंड ऋषि कश्यप ने यहाँ से, ये पूरा पानी का एरिया था, इस पूरा पानी के एरिया में से पानी को निकाला था और हम ह्यूमंस, हम लोग रह सकें, ऐसा हैबिटेबल बनाया था, ऐसा बनाया था कि लोग रह सके। एंड वहाँ से नाम आया कश्यपा मीर, यानी कश्मीर, जहाँ पे ऋषि कश्यप का वास है। तो आप सोच रहे होंगे, जहाँ पे किसी ऋषि कश्यप का वास है, वो जगह ये कैसे बन गई जो आज हम देख रहे हैं। सो यही जर्नी आज हम डिकोड करेंगे एंड अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। मैं जाने से पहले, आगे जाने से पहले आपको एक क्लिप बताना चाहता हूँ। ये क्लिप शांति से देखिए और इस क्लिप के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्लिप मूवी में एक डायलॉग है, दोस्ती देश के पहले, ये क्लिप उसी के ऊपर है। और ये मैंने ऑथेंटिक टाइम्स नाउ डॉक्यूमेंट्री में से ये क्लिप लिया है आप लोग को देखने के लिए। सो पहले आप ये क्लिप देखिए। Pakistan occupied Skardu in September 1948. The Indian Army took Dras and Kargil by November and secured the Srinagar-Kargil-Leh road. It also held the Zojila Pass, but advances no further following Nehru's orders. I talked to General Kanwant Singh, who was in charge of this operation, that why did you stop here? He said, when we were advancing, we could have taken the whole valley. But I had no instructions, so I asked somebody who said he talked to Nehru, or he indicated the line where should I stop. So I said, what was the reason why? He said, Nehru said, up to that point it's Kashmiri speaking. After that, they're Punjabi Kashmiri speaking, so we don't want in this, and that's the line. Sheikh Abdullah had informed Nehru that his influence did not go beyond the Kashmiri-speaking people. So Nehru did not go to war for regions where Sheikh Abdullah had no support. So देखा आपने क्लिप, फ्रेंडशिप बिफोर नेशन, एंड इसके सीड्स कितने डीप थे एंड जिसके रिजल्ट, जिसके नतीजे हम आज भी भुगत रहे हैं कश्मीर के अंदर। काश उस टाइम पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल डिसीजन आया होता कि हम स्टॉर्म करके पूरा कश्मीर ही हमारे पास ले लेते, बिकॉज एग्जैक्टली लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था, उसे पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है एंड उस बेसिस के ऊपर हम पूरा कैप्चर कर सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पर्सनल रिलेशंस के वजह से हम ये चीज़ आज भी भुगत रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि उस टाइम पे अलग अलग चीज़ें कौन कौन सी हुई थी जिसके वजह से ये जेनोसाइड करने की एक मोटिवेशन इन जिहादियों को मिला था। सो उस टाइम पे अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो ज़िया-उल हक का पीरियड चालू हो चुका था 1980s के अंदर। ज़िया-उल हक वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक फ़िलॉसफी दिया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत के टुकड़े करो, भारत को खूना खून करो 1000 कट करके, डायरेक्ट वॉर करके नहीं, इनडायरेक्ट वॉर करके, ऐसे लोगों को ट्रेन करके जो लोग भारत को तोड़ने की क्षमता रखते हो, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो भारत के अंदर, एंड पूरा पैसा, पूरा ट्रेनिंग पाकिस्तान प्रोवाइड करे। ज़िया-उल हक वो व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को भी अलग डायरेक्शन में रेडिकलाइज किया और जिस व्यक्ति के वजह से बहुत सारे जिहादियों के अंदर एक ऐसी ताकत मिली कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और भारत के ऊपर पूरा वॉर छेड़ सकते हैं। टाइम पे अफ़गानिस्तान भी 1979 के अंदर जब रशिया
ने इन्वेजन किया था अफ़गानिस्तान का, एंड अमेरिका ने जब ट्रेन किया था वहाँ के लोकल ट्राइबल फाइटर्स को जो आगे जाके खुद तालिबान बनते हैं, एंड जब 1989 के अंदर रशिया को पीछे हटना पड़ा था एंड इन ट्राइबल फाइटर्स की जीत हुई थी, तब वो एक एंगल था, वो भी एक एंगल था कि हम जीत सकते हैं एंड इस्लामाइजेशन ऑफ अलग अलग कंट्रीज़ भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, एक सक्सेसफुल इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिला था इन जिहादियों को कि वो कैसे भी करके शरीयत लॉ एंड इस्लामाइजेशन ऑफ अलग अलग कंट्रीज़ करने की ताकत रखते हैं, एंड पाकिस्तान ने ये चीज़ को कैपिटलाइज करते हुए ऐसा सोचा कि हम भारत के ऊपर ये जंग छेड़ेंगे। कि लोकल पॉलिटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन सब चीज़ों के अंदर। शेख अब्दुल्ला ने भी बहुत मतलबी होकर अपनी पॉलिटिक्स खेली थी। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जब वो सीएम थे तब ये सब हुआ था, कश्मीरी जेनोसाइड, और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो अभी करंट पॉलिटिक्स के अंदर है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये दोनों वंशज है शेख अब्दुल्ला के। शेख अब्दुल्ला ही वो व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इंसिस्ट करवाया था भारत सरकार से डलवाने के लिए, और यही शेख अब्दुल्ला है जिस व्यक्ति ने नेहरू को इंसिस्ट किया था कि एक पॉइंट ऑफ लाइन के आगे आप कैप्चर नहीं करोगे कश्मीर को। सो फ्रेंडशिप बिफोर पॉलिटिक्स ने भारत को बहुत हार्म किया है। सो धीरे धीरे ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी कश्मीर की, वो बहुत इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर रही थी जिहादियों के लिए। एंड ये सब चीज़ें जो हैं उसमें ये मुफ्ती मोहम्मद सईद भी इंक्लूड हो जाते हैं जो होम मिनिस्टर थे वीपी सिंह की सरकार में जब ये सब हुआ था। उनकी बेटी किडनैप हुई थी, एंड उनकी बेटी जब किडनैप हुई थी 1989 के अंदर, तब डिमांड किया गया था कि 5 टेररिस्ट को छोड़ा जाए, एंड सरकार ने झुका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी झुका, एंड स्टेट गवर्नमेंट, कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने भी झुका, एंड 5 टेररिस्ट को उन्होंने छोड़ा। ये चीज़ें और मजबूत कर लिए टेररिस्ट के जो एस्पिरेशंस थे कश्मीर को तोड़ने के लिए भारत में से। कैरेक्टर्स के थ्रू मैं आपको मिलवाता हूँ कि ये लोग कौन थे। ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है वो बिट्टा कराटे है, जिसका मूवी के अंदर भी इंटरव्यू है और जो यूट्यूब के अंदर भी रियल इंटरव्यू है। जब वो आंख झपकाए बिना भी बोलता है कि अगर किसी का भी ऑर्डर आता, उसको ऑर्डर देते थे अब्दुल माजिद वानी, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का उस टाइम का चेयरमैन था। 23-24 साल का लड़का था, इतना रेडिकलाइज था कि इतने लोगों को उस व्यक्ति ने मारा, राह चलते किसी को भी शूट कर देते थे ये लोग, एंड उसके ऑर्डर के ऊपर ये व्यक्ति बिट्टा कराटे किसी को भी मार देता था। 40 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदूज को इस व्यक्ति ने मार दिया था। आज ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है, करंट चेयरमैन है, एंड मिलियनेयर है। इतना पैसा है इस व्यक्ति के पास, इतने घर है इस व्यक्ति के पास, एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है। एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने रिसेंटली इसको अरेस्ट करके अंदर डाला है। एंड इस व्यक्ति ने जिस तरीके से मर्डर्स किए हैं, ग्रूसम मर्डर्स किए हैं, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सब चीज़ें। एंड ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर भी है, एंड इससे बहुत सारे मर्डर्स किए, उसके लिए वो अंदर भी रहा है जेल के अंदर, बट जितना इसको सज़ा दी जाए उतनी कम है। ये जो आदमी आपको दिख रहा है वो यासिन मलिक है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन रह चुका है। बहुत डेंजरस रोल प्ले किया था इस व्यक्ति ने कश्मीरी जेनोसाइड के अंदर। बहुत कश्मीरी पंडितों को इस व्यक्ति ने मारा है। 4 IF ऑफिसर्स एंड 5 IF ऑफिसर्स, बहुत सारे लोगों को इस व्यक्ति ने मारा है, ऐसा इसके ऊपर एक्यूजेशन है। और ये व्यक्ति ने एक ब्रूटल टेररिस्ट है जिस व्यक्ति को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग भी दी गई थी, और ये व्यक्ति आज गांधीवादी बन के इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काम कर रहा है। इस व्यक्ति को भी रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अरेस्ट किया है, एंड इसके ऊपर केस चालू है। और इसके साथ जो आपको दिख रही है वो अरुंधति रॉय, एक्चुअली मूवी के अंदर राधिका मेनन जिनका रोल प्ले कर रही है, वो 2 लोगों का फ्यूजन है। एक है अरुंधति रॉय और दूसरी है निवेदिता मेनन। निवेदिता मेनन JNU की प्रोफेसर है, और अरुंधति रॉय तो आपको पता ही एक्टिविस्ट है। दोनों लेफ्टिस्ट ऐसे लोग जो वही स्टेट का डिस्ट्रक्शन चाहते हैं जिस स्टेट से ये लोग बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। ये ऐसे लेफ्टिस्ट है, एंटी स्टेट लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, एंड यही लोग हैं जो ओपनली आके ऐसा बोलते थे कि कश्मीर भारत का कभी भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इन लोगों के ऊपर तो केस चलाना चाहिए सेडिशन का, और इन लोग को अंदर डाल देना चाहिए,
क्योंकि इन लोगों के वजह से, इंटेलेक्चुअल कैपिटल के वजह से ये टेररिस्टों को हौसला मिलता है कुछ गलत काम करने के लिए। सो अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही ख़त्म कर दोगे सो ये लोग हाथ ही नहीं कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे ये लोग। ये जो आदमी दिख रहा है आपको वो सैयद सलाउद्दीन है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे डेजिग्नेट किया है एंड ये व्यक्ति भी उस टाइम पे कश्मीर में था। इस व्यक्ति ने फाउंड किया था हिजबुल मुजाहिदीन। सो हिजबुल मुजाहिदीन का फाउंडर ये है और ये लोग कश्मीर को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए पूरा काम कर रहे थे। ये आज भी काम कर रहा है। पुलवामा और ऐसे अटैक्स, जितने अटैक्स भारत के ऊपर हुए हैं सब में हिजबुल मुजाहिदीन का नाम है। सो सैयद सलाउद्दीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रेडिकलाइजेशन के अंदर। एंड ये ऐसे लोग हैं जो बहुत रेडिकलाइज्ड है और जिनको शरीयत लॉ ही लेके आना है भारत के अंदर। इंटरनल पॉलिटिक्स जो मैंने आपको बताया उस टाइम पे जो चल रही थी, इंटरनल पॉलिटिक्स में आपको बता दूं सेंटर में वीपी सिंह की सरकार आई थी उस टाइम पे 1989 के अंदर। एंड यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अभी हुआ क्या, थोड़ा इवेंट्स में थोड़ा डिस्कस करूँ कि किस तरीके से चीज़ें घूम रही थी। वीपी सिंह की सरकार बहुत वीक थी, प्लस जो मैंने आपको बताया कि सैयद रुबैया सैयद का जो किडनैपिंग हुआ था, जिसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 5 टेररिस्ट को छोड़ा था, जिसकी वजह से इनमें ऐसा आ गया था कि हम कुछ भी करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा लग गया था कि हम कुछ भी करेंगे सपोर्ट करके, भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सो हौसला मिला था टेररिस्ट को एंड कत्ले आम चालू हो गया था धीरे धीरे। सितंबर 1989 के अंदर पंडित टीकालाल टपलू जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको बेरहमी से मार दिया गया था। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडित्स एंड कॉमन पंडित्स उनको मारा जा रहा था। हर दिन 4-5 किलिंग्स हो रही थी, हर दिन 4-5 किलिंग्स हो रही थी। 4-5 तो ऑफिशियल आ रहे थे, कितने हो रहे थे वो तो किसी को पता नहीं है। एंड धीरे धीरे बहुत लोग को मारा जा रहा था। बाद में हुआ क्या, 19 जनवरी 1990 बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। उसके 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन कर दिया था एंड सेंटर से उसके बाद भेजा गया था जगमोहन मल्होत्रा को। वो गवर्नर के तौर पे आए थे एंड बहुत हार्ड हैंडेड व्यक्ति थे जो रूल्स के ऊपर काम करना जानते थे। सो जैसे ही सिचुएशन बहुत ख़राब की हुई, जगमोहन को भेजा गया एंड उस टाइम पे कोई सरकार उस टाइम पे नहीं थी। जगमोहन जी पहुंच नहीं पाए थे श्रीनगर, सरकार थी नहीं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने सीएम के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया था। पुलिस हेल्प नहीं कर रही थी कश्मीरी पंडितों को। मॉस्क में से, सब मस्जिदों में से बहुत सारे नारे लगाए गए थे एक ही टाइम के ऊपर एंड एक साथ टारगेटेड किलिंग चालू कर दिया गया था। घर के अंदर घुस कर मारा गया था एंड हर कश्मीरी पंडित को जो मिले उसको ख़त्म कर दिया जा रहा था उस टाइम पर। रालिब, सालिब, गालिब, ये 3 चीज़ें बोली जा रही थी जिसका मीनिंग है कन्वर्ट टू इस्लाम, लीव द वैली और डाई। आइदर कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम के अंदर, छोड़ दो कश्मीर घाटी को, या मरो। ये चीज़ें बोली जा रही थी। हर मॉस्क में से, हर मस्जिद में से एक टाइम पे एक ही तरीके से बोला जा रहा था। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था हर कश्मीरी पंडितों को ख़त्म करने के लिए। ऐसा भी बोला गया था कि हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे कश्मीरी पंडित लोगों के बिना, यानी मर्दों के बिना लेकिन औरतों के साथ। ऐसे ऐसे नारे बोले गए थे। ऐसा भी बोला गया था कि कश्मीर में रहना है सो अल्लाहू अकबर कहना है। ऐसे ऐसे नारे रेडिकलाइजेशन के तौर पे बोले गए थे एंड एक साथ 19 जनवरी को मार काट चालू हो गई थी। कोई पुलिस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई। ये कल्चरल जेनोसाइड था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड था, ये एक पॉलिटिकल जेनोसाइड था एंड किसी को पता नहीं चला। दुनिया से 32 ईयर्स तक ये चीज़ कभी भी बोली नहीं गई। ये तो अच्छा है ये मूवी आई जिस व्यक्ति ने हमारे आँख खोले कि ऐसा सब चीज़ें हुआ था। मैंने पहले भी पढ़ा था ये सब चीज़ें लेकिन कभी फील नहीं किया था। इस मूवी ने मुझे ये फील करवाया कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई थी। बहुत ग्रूसम तरीके से सबको मारा जा रहा था, रेप्स किए जा रहे थे बहुत अलग अलग तरीक़ों से। वो एक शारदा पंडित जी का रोल जो व्यक्ति प्ले कर रहे हैं मूवी के अंदर, एक्चुअल में वो रियल में 2 इंसिडेंट से मोटिवेटेड है। एक बीके गंजू जी की वाइफ जो एक टेलीकॉम इंजीनियर थे, उनकी वाइफ, मतलब बीके गंजू को मारा गया था राइस ड्रम के अंदर एंड वो राइस में मतलब खून वाली राइस
खिलाया गया था एंड डांस भी किया गया था। ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, मारते थे एंड देन डेथ डांस करते थे, मरने के बाद जो डांस होती है वो करते थे, एंड AK-47 लेके बंदूक वो करते रहते थे। सेकेंड, जो लास्ट सीन है मूवी का जो बहुत डिस्टर्बिंग है, वो गिरिजा टिक्कू जी के साथ हुआ था, एंड आज भी जस्टिस अवेट कर रही है उनकी फैमिली। बहुत ख़राब चीज़ें हुई थी, उनको मैकेनिकल सॉ से 2 पार्ट में काटा गया था, एंड बहुत ब्रूटल चीज़ें की गई थी, बोलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता इन सब चीज़ों के अंदर। सो ऐसा जेनोसाइड हुआ था, कत्ले आम हुआ था, एंड बहुत मतलब कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये सब इस मूवी से ये समझने का मौका मिला कि ये नरेटिव्स का गेम है, क्योंकि आपका कोई भी एक्शन इंस्पायर्ड होता है आपके दिमाग के अंदर चलने वाली चीज़ों के साथ, एंड यहाँ पे 2 नरेटिव्स है। एक नरेटिव जो देश विरोधी है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश के मैकेनिज़म्स को तोड़ने की बात करता है, ये लेफ्टिस्ट लोग JNU के अंदर जिस तरीके से लोग काम करते हैं, एक वो, एंड उसके सामने जो देश को जोड़ कर रखना काम करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं। ये 2 नरेटिव्स के बीच में युद्ध है। हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा नरेटिव लेना है। हम लेंगे 100% देश को जोड़ने वाला नरेटिव और ख़त्म करेंगे देश को तोड़ने वाला नरेटिव। एंड आगे हम ये देखेंगे, द रीज़न मैं ये नरेटिव्स का बता रहा हूँ, आपके इंटेलेक्चुअल अगर क्लियर नहीं होगा, अगर इंटेलेक्चुअली हम क्लियर नहीं हो पाएंगे, सो बहुत प्रॉब्लम होगा एंड हम काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक्शंस आर इंस्पायर्ड जो चीज़ यहाँ पे चल रही है। सो अगर यहाँ पे आप क्लियर हो जाते हो, सो यहाँ पे जो एक्शन होने वाला है वो नहीं होगा। सो ये नरेटिव्स का गेम है। अंत में हम यही कहेंगे कि हम देखेंगे वो दिन जिस दिन पूरा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर के अंदर जाता है। हम देखेंगे ये इंश्योर करने के लिए चीज़ कि ये चीज़ हो पाए। हम देखेंगे इस चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए। हम देखेंगे हमारे कश्मीरी पंडितों भाई बहनों को इंसाफ मिले। हम देखेंगे हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।